पंचलाइट। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश का जीवंत चित्रण हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में इस कहानी की काफी चर्चा होती है। इस कहानी में जाति व्यवस्था और जातियों के बीच ऊंच नीच की भावना आदि का जीवंत चित्रण किया गया है। पंचलाइट। रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में पहचाने जाते हैं। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी संग्रह ठुमरी से ली गई है। गांव का एक युवक जिसका नाम है गोधन, वह गांव की एक लड़की जिसका नाम है मुंदरी उससे प्रेम करता है, जिससे नाराज होकर पंचायत उसका बहिष्कार करती है। गांव के महतो टोली के लोगों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। गांव में जब बिजली नहीं थी तब की यह कहानी है। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने बचे हुए 10 रुपए की पूजा सामग्री भी पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने बचे हुए रुपए 10 की पूजा सामग्री भी खरीद ली है। महतो टोली के पंचलाइट खरीदने पर गांव के ब्राह्मण टोले के लोग पंचलाइट को लालटेन कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी अपने अपने काम को छोड़कर पंचलाइट देखने के लिए आते हैं। सरदार अपनी स्त्री से सांझ की पूजा के लिए जल्द से नहा धोकर तैयार होकर आने के लिए कह देता है। टोले के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज का कीर्तन पंचलाइट की रोशनी में होगा। पंचलाइट आने के कारण कीर्तन मंडली में खुशी की लहर है। गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है। छोटे बच्चों में उत्साह के मारे शोरगुल शुरू हो जाता है। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले सारे लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति केवल पंचलाइट के बारे में ही सोचता है। हर एक व्यक्ति केवल पंचलाइट के बारे में ही बात करता है। सरदार पंचलाइट के खरीदने का अपना कौशल लोगों को बताता है कि उसने पंचलाइट का बक्सा भी उसे दिया गया। पंचलाइट को जलाने के लिए बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल लाया जाता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि पंचलाइट को कौन चलाएगा। टोले में ऐसा कोई भी नहीं जो पंचलाइट को जलाना जानता हो। गांव के प्रत्येक टोले के पास उनका अपना पंचलाइट है। उनके पास पंचलाइट जलाने वाला जानकार है। लेकिन किसी दूसरे टोले के आदमी को बुलाकर पंचलाइट जलाना उन्हें अपमानित महसूस होता है। इससे अच्छा पंचलाइट पड़ा रहे। किसी दूसरी पंचायत से सहयोग लेकर पंचलाइट जलाने से जिंदगी भर ताना सहना पड़ेगा। इसलिए महतो टोली के लोग दूसरे टोले के लोगों से मदद लेना नहीं चाहते हैं। पंचलाइट के न जलने से चारों ओर उदासी छा जाती है। अंधेरा बढ़ने लगता है। पंचलाइट आने के उत्साह से अब लोग इकट्ठे हो चुके थे। आज किसी ने भी अपने घर ढिबरी भी नहीं जलाई थी। अब पंचलाइट के सामने भला ढिबरी कौन जलाएगा। पंचलाइट के न जलने से जैसे किए कराए पर पानी फिर रहा था। सबके चेहरे उतर जाते हैं। कोई नौजवान आकर सूचना देता है कि जैसे राजपूत टोली के लोग इनका पंचलाइट न जलने पर हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। इस बीच गुलरी काकी की बेटी मुनरी अस्वस्थ थी। उसके मुंह में एक बात बार बार आकर चली जाती थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन वह गोधन के बारे में कैसे बताए, क्योंकि मुनरी की मां ने गोधन के खिलाफ पंचायत में शिकायत की थी कि गोधन उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला गीत गाता है। तब पंचों ने गोधन पर 10 रुपए जुर्माना तथा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। इसलिए गोधन पंचायत से बाहर है। लेकिन मुनरी उसका नाम
कैसे ले? मुनरी चालाकी कर अपनी सहेली कनीली के कान में बताती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है। कनेली सरदार से कहती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन सरदार दीवान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जाति की इज्जत के लिए उसे बुलाने का निर्णय होता है। मुनरी की तरफ देखकर गीत गाने वाले गोधन से सारा गांव नाराज था, लेकिन अब महतो टोली की इज्जत का सवाल था। इसलिए सरदार ने छिड़ीदार को गोधन के पास भेजा, लेकिन गोधन आने के लिए राजी नहीं हुआ। तो जिस गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत की थी, वह गोधन के झोपड़े में चली गई और गोधन को मनाकर लाती है। इससे सभी के चेहरे पर एक प्रकार की रोशनी दिखाई देती है। गोधन आते ही चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगता है। गोधन बड़ा ही होशियार था, उसने बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जला डाला। जैसे जैसे पंचलाइट की रोशनी बढ़ने लगी, तो टोली के दिल का मैल दूर हो गया और गोधन बड़ा काबिल लड़का साबित हुआ। पंचलाइट के प्रकाश से सारी टोली जगमगा उठी। कीर्तनियों की टोली ने कीर्तन शुरू किया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने इस जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो दूसरी ओर गुलरी काकी गोधन को अपने घर रात के खाने का निमंत्रण दे देती है। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के गुटों में जो प्रतियोगिता होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, इसका अंकन इस कहानी के माध्यम से हुआ है। एक जाति की टोली दूसरी जाति की टोली को हीन दृष्टि से देखने की कोशिश करती है, तो दूसरी ओर एक जाति के लोग जो चीज अपने पास नहीं है, दूसरों के पास है, उन्हें खरीदने तथा अपना मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग का भी चित्रण किया गया है। जैसा कि गांव का एक युवक गोधन, जो कि गांव की एक युवती जिसका नाम है मुनरी, उससे प्रेम करता है, लेकिन उसको मुनरी को देखकर फिल्मी गीत गाने का आरोप लगाकर मुनरी की मां गुलरी काकी पंचायत में उसकी शिकायत करती है। तो पंचायत उसे जाति से बाहर कर देती है। लेकिन जैसे कि जाति की इज्जत का सवाल पैदा हुआ, तो जो कौशल गोधन जानता था, उस कौशल का उपयोग कर जाति को बेइज्जत होने से गोधन बचाता है। ऐसे में गोधन उस जाति के लिए होशियार लड़का हो जाता है। यहाँ तक कि सरदार गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर उसे माफ कर देता है। उसे अपनी जाति में फिर से लिया जाता है। इस प्रकार पंचलाइट कहानी में वह सारा ग्रामीण परिवेश, उसी प्रकार पनपते हुए नाजुक प्रेम संबंध, जातिगत उच्च नीचता की भावना आदि का चित्रण हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक के घर में ढिबरी होती है, अधिक से अधिक लालटेन होता है, लेकिन पेट्रोमैक्स अर्थात पंचलाइट की महिमा कुछ अलग ही है। उसकी सफेद रोशनी ग्रामीणों का मन मोह लेती है और इसी लालसा में पेट्रोमैक्स अर्थात पंचलाइट खरीदा जाता है। कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन का बड़ा ही सुंदर और आकर्षक चित्रण किया है। इसलिए हिंदी कहानी साहित्य में पंचलाइट काफी चर्चित कहानी मानी जाती है। आइए पंचलाइट इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ का जन्म सन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ। उनकी विधिवत शिक्षा इंटर तक ही पहुंची थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन की ओर मुड़े और समाजवादी दल के सक्रिय सदस्य हो गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 3 वर्ष वे नजरबंद भी रहे। समाजवादी दल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण तथा लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं को अपनी रचनाओं में उन्होंने केंद्रीय स्थान दिया है। आंचलिक कथा साहित्य के वे पुरोधा माने जाते हैं। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस,
दीर्घतपा, कितने चौराहे आदि उनके चर्चित उपन्यास है। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक में उनकी कहानियां संकलित है। आइए अब हम प्रत्यक्ष पंचलाइट कहानी को देखते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके मेहतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटीन खरीदा हुआ महतो? देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपनी भक्तिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाठ। औरतों की मंडली में गुलरिका की गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट। पंचलाइट के सिवा कोई और गप ही नहीं, कोई दूसरी बात ही नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझे कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार ने मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धूलखेर खलता है? दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाह से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट कौन जलाएगा। यह बात पहले से किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिससे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा। अब यह कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत के पास पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके
दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा, इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सा है, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से, न, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता। सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान, छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे पर उतर गए। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? यह जानती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उसे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपने सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिंगो चिंद चिंद। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कहो तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधना जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर देखा। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद कर दिया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर चली गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलमैन मूर्थन के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवाना और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ी गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आया। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से
सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। छात्रों, आपको यह वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना